नमस्कार। बढ़िया हैं आप लोग। इधर 3 दिन तक कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो हम नहीं डाल पाए। ये ध्यान रखिएगा कि आज जो मैं आपको प्रमेय देने जा रहा हूँ, 4 प्रमेय प्रयास करूँगा कि आज हो। ये बड़े प्रश्न को छोटे में सॉल्व करता है, इसलिए इसे आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे और आप इसका एप्लीकेशन प्रश्नों में जब यूज करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस प्रमेय से। लेकिन प्रमेय को पढ़ाने से पहले हमें कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना पड़ेगा। तो उसमें एक पहला शब्द है प्रक्षेप। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप, प्रक्षेप जिसे हम छाया यानी परछाई के रूप में जानते हैं। देखिए, किसी रेखा का जो प्रक्षेप है यानी छाया है, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेखा 3 स्थितियों में ही खींची जा सकती है। या तो रेखा बिल्कुल खड़ी हो, या रेखा किसी एंगल पर झुकी हो, और या रेखा बिल्कुल क्षैतिज पड़ी हो। 3 कंडीशन ही हो सकता है, तीसरे के अलावा कोई चौथा नहीं हो सकता। तो आइए हम इसे समझें। प्रक्षेप कहाँ से कहाँ तक बनेगा कि अगर हम यहाँ से इस पर लंब गिरा दें और यहाँ से इस पर लंब गिरा दें, तो देखो, अगर ये इसे सी बिंदु पर काटता है तो इसके अकॉर्डिंग AC जो है वो AB का प्रक्षेप होगा। AB का प्रक्षेप होगा। ध्यान रखिएगा कि जो ये बेस पे आता है यही प्रक्षेप होता है। किसका? जिसके दोनों एंड पॉइंट से लाइन ड्रा की गई, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से क्षैतिज। अब मैं बात अगर यहाँ पे करूँ तो देखिए, अगर मैं इसके इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रा करूँ क्षैतिज तो ऐसे जाएगा, और अगर मैं यहाँ से लंब गिराऊँ तो लंब भी B पर गिरेगा, यानी इसका ये दोनों पॉइंट एक ही है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो AB का प्रक्षेप है, जो AB का प्रक्षेप है वो 0 होगा। अब आइए यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं बिंदु A से क्षैतिज लाइन खींचे तो ये इसी के ओवरलैप करके जाएगा, और B से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो B पर गिरेगा। इस प्रकार हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो AB का प्रक्षेप है, जो AB का प्रक्षेप है ये खुद AB के बराबर है। यानी अब आप यहाँ से एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी जो छाया है यानी प्रक्षेप है वो 0 होगा। लाइन अगर क्षैतिज है तो उसके प्रक्षेप की लंबाई खुद उस लाइन की लंबाई होगी, और अगर लाइन किसी एंगल पर झुकी हुई है तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें जो बेस बनता है वही उस प्रक्षेप की क्या होती है, वो लंबाई होती है। तो प्रक्षेप को आप बड़े ध्यानपूर्वक से समझिएगा, क्योंकि हम इसका प्रयोग बीच में करेंगे। अब प्रक्षेप के बाद हमारा दूसरा आता है आयत। आयत कि ये आयत क्या है। अब आप इसे थोड़ा सा गौर करिएगा कि देखिए, अगर हम ये एक रेक्टेंगल मान लें, इसको ये एक रेक्टेंगल है ABCD। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आयत कौन है। आयत ये अंदर का घिरा हुआ भाग है या ये लाइन है। तो आपका जवाब होगा कि अंदर वाला जो भाग है यही आयत है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आयत कुछ और नहीं है बल्कि एक प्रकार का क्षेत्रफल है, और आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं निकालूं तो आप कहोगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी इसके आधार पर हम ये देखें तो हम कहेंगे AB इंटू BC, या BC इंटू CD, या CD इंटू DA, या DA इंटू AB। अब आप बेटा ध्यान से समझो, तो आप इसी आयत के ये चारों क्षेत्रफल प्राप्त किए हैं। ये चारों जो फार्मूले हैं ये उसी आयत का क्षेत्रफल है। इसका मतलब होता है कि आयत के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए कोई न कोई एक ऐसा रूल है जिससे कि एक चित्र के हम 4 सूत्र लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखो तो इसमें आप ये देखोगे कि आयत के क्षेत्रफल में 2 लंबाई का प्रयोग हर जगह हुआ है।
देखिए 2 लंबाई का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें 2 लंबाई कुछ इस तरह से है जिसका एक बिंदु कॉमन है, ये बिंदु कॉमन है। इसका अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आ गया कि अगर हम 2 लंबाइयों का गुणा करें और उसमें एक बिंदु कॉमन हो तो उनका जो गुणनफल है उन लंबाई से बने हुए आयत के क्षेत्रफल को शो करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार आप मेरी बात को फिर से सुनें कि आयत का क्षेत्रफल 2 लंबाइयों के गुणनफल जिसमें एक बिंदु कॉमन हो को व्यक्त करता है। अब जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ए, इस पर बी है, सी है और डी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इंटू बी डी, ए बी और बी डी से बने आयत का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूँ कि ए बी इंटू सी डी भी क्या आयत का क्षेत्रफल है, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रफल इसलिए है कि ये 2 लंबाई होने के साथ साथ एक बिंदु कॉमन है। यहाँ पर केवल ये 2 लंबाई है, कोई बिंदु कॉमन नहीं है, इसलिए इनका गुणनफल आयत का क्षेत्रफल नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आयत तभी बनेगा, आयत का क्षेत्रफल तभी होगा जब 2 लंबाइयों का गुणा किया जाए और वो दोनों लंबाई में एक बिंदु क्या हो, कॉमन हो, तभी जाकर के आयत का क्षेत्रफल तैयार हो पाएगा। चलिए अब देखिए, मैं न्यूनकोण प्रमेय यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रा से मेरी बात को सुनिएगा। इसमें कहता क्या है, कह ये रहा है कि किसी त्रिभुज में, चलिए हमने कोई एक त्रिभुज ले लिया, किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, चलिए हम ये ले लेते हैं, चलिए हमने ये मान लिया कि ये जो है हमारा न्यून कोण है और यहाँ से हमें प्रक्षेप बिना 90 के नहीं निकल सकता। प्रक्षेप पाने के लिए हम इस पर एक लंब गिरा देते हैं AD। अब देखिए इस थ्योरम में कहा क्या है और हम निकाल क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, तो न्यून कोण के सामने कौन सी भुजा है, AC का वर्ग, त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB और CB के वर्ग का योग, तथा इन दोनों में से एक भुजा जो आधार है, आधार कौन है, BC, और इस BC पर दूसरे भुजा का प्रक्षेप। अभी हमने कहा ना AB का प्रक्षेप निकालना हो तो B से D तक की दूरी प्रक्षेप होगा। प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के अंतर के बराबर होता है। आइए अब हम एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं और यहाँ से लगाते जा रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABC में हम ऐसा मानते हैं कि कोण B बोलो क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण हो, तो देखो यहाँ से क्या निकल कर आया निष्कर्ष कि न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी AC का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग। अब आप बताओ शेष 2 भुजा कौन कौन है, AB है और BC है। देखिए शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है। बताओ AB और BC में आधार कौन है, BC है, जो आधार है पर दूसरी भुजा AB का प्रक्षेप। अब देखो AB का प्रक्षेप कहाँ से कहाँ तक होगा, BD तक होगा, BD। अब आप देख रहे हैं ये 2 लंबाई है जिसमें एक बिंदु कॉमन है, अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो ये इनसे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल होगा के दुगुने के अंतर के बराबर होता है। ये आपका सूत्र बनकर आ गया। फिर से ध्यान दीजिए, मैं प्रमेय को पढ़ते हुए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि न्यून कोण के सामने की भुजा AC का वर्ग, त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग तथा इन दोनों में से एक भुजा जो आधार है BC पर AB का प्रक्षेप BD से निर्मित आयत
के क्षेत्रफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। ये आपका एक अच्छा प्रमेय है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि न्यून कोण प्रमेय को हम कैसे टारगेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब तक आप प्रमेय को शब्दों में याद नहीं करेंगे आपको टारगेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को सुन करके और उसे आप शब्द में लिख लीजिएगा और उसे याद करिएगा। चलिए, ये तो आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज का प्रमेय। और अब हम देखिए इसी पर अगर हम एक प्रश्न उठाएं तो देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं। हालांकि अभी बड़े प्रश्न हम उठाएंगे जब हम इनको कंबाइंड करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी में हम ये मानते हैं ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, बी सी को मान लेते हैं ये बराबर है 6 सेंटीमीटर और ए सी को हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है हो तो केयर करिएगा BC पर AB का प्रक्षेप क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा ये आया कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 12 सेमी हो तो BC पर AB का प्रक्षेप क्या होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ। देखिए ये है आपका ABC, वैल्यू AB दिया गया है 10, BC है 6 और AC है 12। यहाँ पर बेटा ध्यान ये रखना कि आपको देखिए यहाँ पर दिया है एक के लिए का दिया है और एक के लिए पर दिया है। तो जो पर और का है उन्हीं भुजाओं से बनने वाले कोण की पहचान हम करेंगे कैसा है। तो AB और BC के साथ बना हुआ कोण ये है और इसको हम जानेंगे कैसा है। अगर ये समकोण निकलता तो हम पाइथागोरस लगा देते, अगर ये न्यून कोण निकला तो न्यून कोण का प्रमेय लगा दें और अधिक कोण निकलता तो अधिक कोण का लगा देते। स्वाभाविक है कि 12 का वर्ग 144 होगा और इनका जोड़ने पर 136 होगा। ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। अब देखो यहाँ से इस पर हमने एक लंब गिरा दिया। अब आप बताओ कि BC पर AB का प्रक्षेप तो यही होगा। अब देखिए इसको हम लगाते कैसे हैं, प्रमेय के माध्यम से, फिर इसी को बताएंगे हम पाइथागोरस से कैसे लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। कहा कि न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है 6 वाली है पर दूसरी भुजा 10 वाले का प्रक्षेप क्या होगा, यक्ष होगा, से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। देखिए ये एकदम आपका एक इक्वेशन बनता है, सॉल्व करोगे सीधे आंसर होगा। देखो ये 144 बराबर 136 माइनस 12 यक्ष आ गया। 12 यक्ष बराबर हो रहा है, देखिए कितना, 144 जा कर के 136 से घटा देगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 144 और 36, माफ़ कीजिएगा ये तो अधिक कोण त्रिभुज बन गया। इसको हम ऐसा करते हैं, ये अधिक कोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल हो गया था, तो इसमें हम सुधार ये कर लेते हैं, BC की वैल्यू 8 रख लेते हैं ताकि ये न्यून कोण बन जाए। चलिए ध्यान नहीं दिया गया, ये देखिए हो गया ABC और यहाँ से हमने लंब गिरा दिया ये D। केयर कर लेना बेटा इसको। ये हो गया 10 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हो गई टोटल 8 सेंटीमीटर और इसके बाद AC हो गया 12 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखिए गलती कहाँ हुआ था, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि 12 का जो वर्ग है 144, ये छोटा होगा 10 के वर्ग और 8 के वर्ग के, यानी 164 से ये छोटा होगा
तब जा कर के ये न्यून कोण बन पाएगा। वहाँ पर 6 था जो 136 होता, तो ये तो बड़ा हो रहा था, अधिक कोण बन रहा था। तो अधिक कोण इसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो फिर हम किसी भी तरह का सवाल हो, फिर हमें करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम उसको टारगेट पे ले लेंगे। आइए यहाँ से देखिए, ये इसका प्रक्षेप यक्स है, तो इसको हम कैसे लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। कहता है न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग, त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग। जैसा बोला है देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, योग तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है, कौन है आधार, 8 है, पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप क्या है, यक्स है के दुगने के अंतर के बराबर होता है। अब आप यहाँ से देखो तो ये हो गया 144 बराबर 136 माइनस 16 यक्स, इसको 164। अब आप देखो इसको इधर उठा लाओ तो ये हो गया 16 यक्स बराबर, अब आप इससे 44 को माइनस कर दो, 0 हो गया, 20 के बराबर हुआ। अब आप देखिए यहाँ से वैल्यू x निकल कर आ गई 20/16 यानी 5/4। ये आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ गया। लेकिन वह बालक अगर इसे हम लगा रहे होते पाइथागोरस के प्रमेय से, तो देखो इसको हम कैसे लगाते। आइए ध्यान दे लीजिए, देखो चलिए अगर ये यक्स है तो ये बोलो कितना होगा, ये होगा 8 माइनस यक्स। एक चीज़ को मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी कैलकुलेशन कुछ ऐसा आए जहाँ पर हमें एक अननोन पद है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम त्रिभुज को चुनाव करेंगे और उसमें एक कॉमन साइड खोजेंगे कि जो इधर से भी निकालें इधर से भी निकालें, कंपेयर कर दें, एक्स की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से देखो कि अगर मैं इस त्रिभुज से AD निकाल सकता हूँ, इस त्रिभुज से भी AD निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो देखिए पाइथागोरस से अगर इसे लगाया गया होता तो क्या होता, यहाँ से आ जाता AD का स्क्वायर बराबर होता 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारा पहला केस होता। और अगर मैं इधर से निकाल रहा होता तो देखो क्या होता, AD का स्क्वायर बराबर होता 12 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस x का स्क्वायर। अब आप इसे लिखें 144 माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, और इसे आप लिखें तो लिखेंगे 100 माइनस x का स्क्वायर। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये 8 का स्क्वायर होकर के 64 हो जाएगा। तो अब ज़रा देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया 100 माइनस, इधर से आप इसको अगर निकाल दें तो 4 से 4 0 गया, 8 80 आ गया, और इधर से हो गया 16x। अब देखो 16x की वैल्यू आ गई 20, वैल्यू x हो गया कितना, 5/4। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप न्यून कोण प्रमेय पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो पाइथागोरस से न्यून कोण पे नहीं दिख रहा है इस तरह के सवालों में। लेकिन जब वो सवाल, बड़े सवाल आएंगे जिन्हें एक्सप्लेन करने में एक पेज आधा पेज तक जाता है, तो वो चीज़ इससे बहुत शार्ट में टारगेट होती है, वहाँ पे आपको इसका लाभ दिखाई देगा। तो आइए इसी जल्दी से पढ़ लेते हैं अधिक कोण प्रमेय। और आज हम 4 प्रमेय को टारगेट करना चाहेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज में हमने जैसा कहा था कि मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिसमें से आज मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें 11 क्वेश्चन है जो हमने कॉपी पे लगाई है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और थोड़ी सी असुविधा हो रही थी कॉपी पे कराने पे, इसलिए हम बोर्ड पर ही कराएंगे। इसके बाद अधिक कोण प्रमेय, ध्यान से देखिएगा अधिक कोण प्रमेय में क्या कहा है। बस 2 बातों का ध्यान रखना, न्यून कोण में जहाँ पर अंतर शब्द का प्रयोग किया है बस केवल वहाँ पर हमें योग शब्द का प्रयोग करना है, और जहाँ पर उसने न्यून शब्द का प्रयोग किया है उस प्रमेय में, वहाँ पर हमें क्या करना है, अधिक शब्द का प्रयोग करना है, और हमारा अगला प्रमेय भी याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर मैं उस पर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है त्रिभुज ABC। आपको प्रक्षेप चाहिए तो बिना प्रक्षेप शीर्षलंब के नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर एक शीर्षलंब डाला है, ये ध्यान से देखिएगा। ये है D। अब जरा आइए हम लोग छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि AB का प्रक्षेप बताइए क्या होगा।
जल्दी से जवाब दीजिए। ए बी का प्रक्षेप क्या होगा? बिल्कुल बी डी होगा, क्योंकि हमने कहा है कि निचले सिरे से ऊपर से जो लंब डालेंगे जो बेस बनेगा वही उसका प्रक्षेप होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए सी का प्रक्षेप क्या होगा? गुड, सी डी होगा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं कहूं सी बी का प्रक्षेप क्या होगा? सी बी का प्रक्षेप सी बी ही होगा, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल पड़ी हुई है। और अगर मैं कहूं ए डी का प्रक्षेप क्या होगा? 0 होगा, करेक्ट। आइए अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कैसा है? अधिक कोण है। ये हम अधिक कोण मान लेते हैं। तो देखिए प्रमेय सुनिए पहले हमसे। क्या कहा? कहा कि अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB का वर्ग और CB के वर्ग का योग तथा इनमें से का मतलब कौन? सामने वाले को छोड़कर जो दो बचा AB और CB में से एक भुजा जो आधार है कौन होगा? BC पर दूसरी भुजा AB का प्रक्षेप BD से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने के योग के बराबर होगा। तब देखो यहाँ से प्रमेय क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा और फिर हम इस पर एक दो थोड़ा बड़ा सवाल उठाएंगे। यदि त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण हो तो, अब बाबू मेरे साथ आप लोग भी दोहराएंगे, आप बोलेंगे, मैं प्रमेय बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो प्रमेय आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आप उसे याद करिए प्लीज़, आप देखना उसका लाभ कैसा होता है। अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा? AC का वर्ग। त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, बोल जाइए, हाँ, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, करेक्ट। तथा इन दोनों में से एक भुजा जो आधार है, कौन आधार है? BC पर दूसरी भुजा AB का प्रक्षेप। अब बताओ AB का प्रक्षेप बोलो क्या है? BD। फिर ध्यान दो, दो लंबाई एक बिंदु कॉमन, बोलो आयत है, गुणा करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आएगा। आगे क्षेत्रफल के दुगने के योग के बराबर होता है। अब फिर से ध्यान दे लीजिए, सवाल में आ गया कि अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा जो आधार है पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप, दूसरी भुजा AB है, का प्रक्षेप BD से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को जल्दी से नोट कर लें और फिर हम लोग कुछ सवाल उठाते हैं। प्रश्न को हम हर तरह से हल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस, अधिक कोणिक और न्यून कोणिक। तो हम जो प्रश्न उठाएंगे उसे हम पाइथागोरस से भी हल करेंगे, अधिक कोणिक से भी हल करेंगे और न्यून कोणिक से भी हल करेंगे। तो आइए एक सवाल ऐसा उठाते हैं जिसमें हम तीनों प्रक्रिया अपनाएंगे, तो इसे आप जल्दी से नोट करें। चलिए देखिएगा, ये प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के बाहर रेखा BC पर कोई बिंदु D है तो AD का स्क्वायर होगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BC BD, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BC BD, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC BD और BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC BD। आइए इस सवाल को हम आपको कई तरह से बताते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस, फिर अधिक कोण, न्यून कोण, और फिर हम वो भी बात करेंगे कि अगर वैल्यू नहीं दिया गया है, प्रश्न केवल कंडीशनल है, तो कोई भी वैल्यू लेके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल पर हम सभी को देखते हैं और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, थोड़ा सा गौर करिएगा। हम सबसे पहले इसे पाइथागोरस से हल कर रहे हैं और वो त्रिभुज समबाहु है। अब इसमें कहता है कि रेखा BC पर बाहर की ओर कोई बिंदु D है। तो चित्र थोड़ा हम और इधर बना लें। देखिए सवाल ये बनता है, चलिए यहाँ पे हम चित्र को ही जगह दे देते हैं। ये A है, ये B है, ये B है और ये C है। हमने B यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें इधर निकलना होगा, BC पर निकलना होगा। तो चलिए BC पर हमने एक बिंदु ले लिया D, बाहर है, और हमें इसी AD की वैल्यू
AD स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। अब आप ध्यान रखो तो हम BC और BD के रूप में ही चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, यानी हमें जो भी सॉल्व करके लाना है वो केवल BC और BD के ही रूप में आए, ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इस पर एक लंब गिरा देते हैं, ये थोड़ा सा केयर करना बाबू इसको, E। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब है वो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। एक बार मैं दोहरा दूं कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका होती है, वही कोण समद्विभाजक होती है, वही लंब अर्धक होता है। तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, तो हम इस लंबाई को BC/2 कह सकते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी हम ऐसा इसको लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ाएं आपको। अब जरा देखिएगा कि हमें पाइथागोरस का प्रमेय हम सबसे पहले प्रयोग करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो AE का मान क्या होगा? देखिए AE क्या है कि इस त्रिभुज की हाइट है, ठीक है, और हाइट की वैल्यू √3/2 इंटू भुजा होती है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो इसको, पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हो कि ये AC है, AC को भी आप BC लिख सकते हो। तो देखो BC का स्क्वायर माइनस BC/2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 3BC²/4। तो मैं इसकी स्क्वायर की वैल्यू को सीधे लिख देता हूँ 3BC²/4। जहाँ ज़रूरत होगी मैं ऐसा यूज करूँगा। तो हमें क्या निकालना है डियर? AD का स्क्वायर निकालना है। तो हम सीधे सीधे AD के ही फार्मूले पे जाते हैं। देखिएगा कि हमने त्रिभुज ले लिया AED में, ध्यान रखना मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। देखिए ज्योमेट्री में सोचते कैसे हैं। AE का मान तो हमें लाना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं AE नहीं है, तो AE की जगह जो है ये हम लिख देते हैं। बोलो क्या लिख दें इसको? 3BC²/4 प्लस ED। अब देखिए ED को तो लाना नहीं है, लेकिन ED की जगह BD आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो क्या इस ED को हम BD माइनस BE लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। आइए यहाँ से देखते हैं फिर सवाल को। अब देखो ये हो गया AD का स्क्वायर बराबर हो गया 3BC²/4 प्लस, चलो इसे तोड़ते हैं। हाँ एक बात मैं यहीं पे आपको बता दूं कि क्या ये BE को हम, देखो BE को BC/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया BC/2 ताकि हम सीधे सीधे सवाल को हल करें। अब देखो हम बिल्कुल आंसर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि अब हमारे पास AD, BC और BD रह गया और हमारे सब ऑप्शन में AD, BC और BD की ही बात किया गया है। तो हम आंसर तक पक्का जा रहे हैं इसको सॉल्व करते ही। तो चलो ये देखो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये हो जाएगा BC²/4 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 2BD इंटू बोलो क्या BC के। अब जरा देखो 3/4 और 1/4 BC² जोड़ेंगे तो बोलो हमारा क्या होगा? BC का स्क्वायर होगा। और यहाँ से देखो क्या होने वाला है? BD का स्क्वायर है और माइनस 2BD इंटू BC, 2BD इंटू BC, BC का स्क्वायर बटे यहाँ 2 भी होगा ना, क्योंकि ये होगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल होके ये ख़त्म हो गया और हमें प्राप्त हो गया AD का स्क्वायर बराबर BC² प्लस BD² माइनस BD इंटू BC, और ये हमें दिखाई दे रहा है BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर BD माइनस BC, यानी हमारा ऑप्शन B इसके अनुसार सही होता है। तो ये तो आपने देखा कि इस सवाल को हमने कैसे लगा दिया, पाइथागोरस के प्रमेय से लगाया। और अब आइए हम इसे लगाते हैं, थोड़ा अधिक कोण प्रमेय का प्रयोग भी करते हैं, प्रमेय भी चेक हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। चलिए अब जरा देखो, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, मतलब ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रमेय यहाँ आपका रिवाइज हो रहा है। अब अधिक कोण प्रमेय में क्या बोला है कि अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग। देखिएगा अब मैं अधिक कोण प्रमेय से ले रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अधिक कोण प्रमेय का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जिसमें कोण ACD अधिक कोण है, अधिक कोण है। चलो
अब बताओ अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग AD का स्क्वायर बराबर होगा, चलिए मैं प्रमेय के अनुसार लिखता हूँ, का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AC का वर्ग प्लस CD के वर्गों का योग, तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है वो CD है, CD पर AC का प्रक्षेप EC, क्लियर हुआ होगा। और देखो ये बिंदु कॉमन है इसलिए ये आयत हुआ, से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने के योग के बराबर होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, करना ये है कि जो यहाँ लिखा है उसी रूप में इसे ले आना है। तो देखो AC को तो BC लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो AC का मान BC के बराबर होगा, तो मैं इसकी जगह लिख दिया BC का स्क्वायर प्लस CD ये है, और हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं BD माइनस BC का होल स्क्वायर। देखो CD को लिख सकते हैं, और प्लस मैं वही चीज़ यहाँ कर दूँ कि BD माइनस BC, और EC को हम लिख सकते हैं BC/2। देखो ये इसे कैंसिल हो गया। अब मुझे लगता है कि सॉल्व ही आंसर होगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC, और इधर से देखो BD इंटू BC माइनस BC का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये प्लस ये माइनस से ख़त्म हो गया, और यहाँ से आ गया BC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और 2BD BC में से एक BD BC निकल गया तो आ गया माइनस BD BC, और ये है AD का स्क्वायर। तो ये आपने देखा कि बिल्कुल अधिक कोण प्रमेय से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, और यहाँ से चूँकि वही रिजल्ट दिया जो पाइथागोरस से दिया, इसलिए प्रमेय आपको मैं प्रूफ तो नहीं कर पाया क्योंकि ये बड़ा सा प्रूफ है। बड़ा प्रूफ देने क्लास का टाइम बहुत जाएगा, तो ऑनलाइन में संभव भी नहीं है कि हर सवाल को प्रूफ करके चलूँ। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर वही आंसर हम पाए जो हम पाइथागोरस से पाए। आइए इसी सवाल को लगाते हैं अब न्यून कोण के प्रमेय से। बहुत ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण का प्रमेय, जहाँ पर अगर न्यून कोण बनता हुआ दिखाई दे तो मेरा सलाह है कि आप न्यून कोण का ही हमेशा प्रयोग करिएगा। देखिए किसको निकालना है, AD को निकालना है, तो AD के सामने के हमें इस कोण को देखना होगा, और ये कोण पक्का है, न्यून कोण है। अब देखो हमारा आंसर में BC आना चाहिए, ये है, और BD आना चाहिए, ये पूरा है। इसका मतलब है कि अगर हम न्यून कोण प्रमेय लगा रहे हैं, अगर हम त्रिभुज ABD का प्रयोग कर लें तो हमें पूरा का पूरा रिजल्ट एक साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए देखिए, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग हो जाएगा AD का स्क्वायर, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BD का स्क्वायर, तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है, कौन आधार है, BD आधार है, उस पर AB का प्रक्षेप। अब देखो AB का प्रक्षेप कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, BE, प्रक्षेप से निर्मित आयत के दुगने के अंतर के बराबर होगा। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे अगली लाइन आंसर होने वाला है। AB को क्या हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही बराबर होगा AB के, प्लस BD को रहने दो क्योंकि हमारे जवाब में BD है, माइनस 2BD इंटू, और BE को देखो हम लिख सकते हैं BC/2, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आंसर आपका आ गया। तो आपने देखा कि न्यून कोण प्रमेय का प्रयोग अगर हमने किया तो ये एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आंसर देता है, और ये लगभग बड़े सवालों में सभी में होगा। तो जहाँ पर भी न्यून कोण बन रहा हो वहाँ पर आप ये ध्यान रखा करो, बिंदास प्रयोग करो, आप एकदम मस्त होकर प्रयोग करो, किसका, न्यून कोण त्रिभुज के प्रमेय का। आइए एक प्रश्न हम और लगाते हैं इस पर, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। एक प्रश्न देखिएगा कि इस पर हम और लगाएं। ये ध्यान रखिएगा, ये मेंस का प्रश्न रहा है, और इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं, जटिल लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ आधार बनता है जिसे हम शॉर्टली सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक प्रश्न इस पर हम और देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AC BC के बराबर है और AD लंब है BC पर, तो ऐसी स्थिति में AB स्क्वायर का मान होगा 2BC CD, 2BC BD, 2BD CD, 2BC AD। देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज मैं बता चुका हूँ जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं,
और उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं और उनकी दो माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। ध्यान रखिएगा, जिसकी जितनी भुजाएं बराबर होंगी उसकी उतनी ही माध्यिका बराबर होती है। अब कहता है कि AC बराबर BC है, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम C यहाँ कर देते हैं ताकि चित्र के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे। AC बराबर है किसके? BC के। AD लंब है BC पर, AD जो है वो BC पर लंब है। तो ऐसी स्थिति में AB स्क्वायर का मान क्या होगा हमें निकालना है। चलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा कि हमें निकालना है AB का स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। इसका मतलब इसके सामने वाले कोण की पहचान हो जाती तो हमारा काम हो जाता। आपको हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा सा उल्टा दिख रहा हो, तो मैं इसे जो है सीधा कर दूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं इसे पूर्ववत लिख देता हूं ये। और इसमें जो है AB रेखा बराबर है BC के, ऐसा बोल रहा है, और AD लंब ले रहा है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा। अब आप ये ना सोचना कि ये आधा बांटेगा, क्यों? क्योंकि ये तभी आधा बांटता जब ये शीर्ष बराबर भुजा से बना होता और दोनों बराबर भुजा इस शीर्ष को बना रही है, इसलिए ये बराबर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हमें AB का स्क्वायर निकालना है, तो इसके सामने के इस कोण की पहचान करें। तो डियर आप देखो, ये अगर 90 है तो ये निश्चित है कि 90 से क्या होगा? छोटा होगा। और हमने आपसे कहा कि जहाँ पर समकोण भी दिखे, अधिक कोण भी दिखे, न्यून कोण भी दिखे, तो हम किसको वरीयता लेते हैं? न्यून कोण को। तो देखिए मैं न्यून कोण को ही लेकर के प्रश्न को टारगेट कर रहा हूँ। आइए, कहता है प्रमेय न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, यानी हो जाएगा AB का स्क्वायर, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस बोलो भैया BC का स्क्वायर, तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है वो आधार बोलो कौन है? BC है। BC पर AC का प्रक्षेप, फिर से प्रक्षेप पर ध्यान देना, ये AC है, इसका प्रक्षेप बोलो क्या होगा? CD होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा CD। देखिए दो लंबाई एक बिंदु कॉमन आयत हो गया, से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होता है, ऐसा हमारा प्रश्न ये प्रमेय है। और प्रमेय से हमने ये फार्मूला नोट कर लिया। अब देखना है हमें इसके रूप में लाने को। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं AC का योगदान नहीं है और आपको गिवन है AC बराबर BC, तो जहाँ जहाँ AC है वहाँ वहाँ हम क्या कर दें? BC कर दें। तो ये देखो हमारा हो गया BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू CD। अब देखो यहाँ से मिला दें तो 2BC, यहाँ भी 2BC कॉमन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा BC माइनस यहाँ मिलेगा CD। अब जरा ये देखना, ये हो गया 2BC इंटू, देखो BC यहाँ से यहाँ तक है, CD यहाँ तक है। अगर मैं इस पूरी लंबाई से इसको निकाल दूँ तो क्या मिलेगा? SBD BD, और ये जवाब हमारा तैयार हुआ 2BC इंटू BD। तो 2BC इंटू BD, यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन B आपका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आज हम इस वीडियो में हम थेल्स का प्रमेय नहीं ले पा रहे हैं, अपोलोनियस नहीं ले पा रहे हैं। बस वीडियो नंबर 10 में हम थेल्स और अपोलोनियस को टारगेट करेंगे, इसके बाद ज्या कोज्या नियम पढ़ाएंगे। ओके, तो आज जितना हमने पढ़ाया उसको अच्छे से दोहराइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क नहीं हो पा रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा होने लग रहा है, तो हम प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो ही देंगे। जैसा कि एक वीडियो हमने 11 क्वेश्चन का दिया है और हम 100 क्वेश्चन तक आपको कराने का प्रयास करेंगे इसमें। हालांकि 100 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, आप लोग अपना हल करिएगा। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहां पर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप उसे खूब जम के हल करिए और आप देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। नमस्कार।